जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कैश बेस और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग की। अक्रूवल बेस में हमने कहा था कि अक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या कहती है कि ट्रांजैक्शंस मस्ट रिकॉर्ड व्हेन इनकर्ड, कि ट्रांजैक्शन जैसे ही होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा इन रेलिवेंट पीरियड, जिस पीरियड की वो ट्रांजैक्शन थी। और कैश बेस सिस्टम क्या कहता था? कैश बेस सिस्टम कहता है कि ना भाई, हम लोग तो तब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास कैश आएगा, या तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम कैश को पे करते हैं। जब तक हम कैश पे नहीं कर देते तब तक हम उसको अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जब तक हमें कैश मिल नहीं जाता तब तक हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कैश बेस्ड सिस्टम कहता था। ठीक है। एंड कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स। कि जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग है ये गैप्स के साथ अलाइन नहीं करती, उनको मैच नहीं करती, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरती। हाँ, देखिए बेटा, गैप्स में पूरा कैसे उतरेंगे? हम लोगों ने कहा था कि ए बिजनेस इवेंट विच इफेक्ट बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसा इवेंट जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करता है, उसे हम लोग लाजमी तौर पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और ये कैश बेस सिस्टम क्या कहता है? जी नहीं जी, हम लोग कैश का इंतजार करेंगे कि जब तक कैश मिल नहीं जाता तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये क्या तरीकाकार हुआ कि हम लोगों ने एक चीज का बेनिफिट ले लिया हुआ है, उसकी पेमेंट अभी करने वाली है, तो क्या हम लोग उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे जब तक उसकी पेमेंट नहीं करते? एक इवेंट हो चुका, हम लोग मकरूज हो चुके हुए हैं, अगले बंदे के पैसे देने वाले हैं, और ये सिस्टम कहता है जी नहीं, आपने उसकी एंट्री नहीं करनी, आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना आपने। तो इसलिए ये जो कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो अलाइन नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए इसको अडॉप्ट भी नहीं किया जाता। हाँ, जो लोग क्या नाम लेता है, अकाउंटिंग को या डबल एंट्री सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, उनके लिए तो कोई रूल नहीं है ना। लेकिन हम लोग उन ऑर्गेनाइजेशन की, उन बिजनेस कंसर्न्स की बात कर रहे हैं जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डबल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन करते हैं, हम लोग बात उनकी कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चे, कैश बेस और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को देखने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है टाइमिंग इश्यूज में टॉपिक, रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ये अभी अभी हम लोगों ने अक्रूवल बेस सिस्टम में इसको डिस्कस किया, और मैंने आपको ये बता भी दिया था कि इस वक्त हम लोग भी जो अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ही फॉलो कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम ही जो है वो फॉलो की जा रही है। क्यों? क्योंकि अक्रूवल बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है ये गैप्स के साथ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो अलाइन करता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को सारी की सारी को पूरा कर रहा है। और अगर हम लोग ये कहें कि अकाउंटिंग है ये अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, तो ये बात गलत नहीं है। कैश बेस अकाउंटिंग को हम लोग अकाउंटिंग का नाम ही नहीं देंगे। ठीक है। वो पता नहीं वो क्या है, जो भी मर्जी कहेंगे उसे, लेकिन उसे अकाउंटिंग नहीं कहेंगे हम लोग। रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अब ये भी गैप्स में एक प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अभी हम लोगों ने अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने यही देखा था कि ट्रांजैक्शन को उस रेलिवेंट पीरियड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिस रेलिवेंट पीरियड में एक ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो रही थी। ठीक है। तो अगर उस प्रिंसिपल को हम लोग, उसको अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम को बेटा अगर हम लोग फॉलो करें, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जिस पीरियड में हम लोगों ने सर्विसेज परफॉर्म की थी, उसी पीरियड में रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हमें कैश कब मिला था। अगर हम लोग ट्रेडिंग का बिजनेस की बात करते हैं, तो जिस पीरियड में हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया था हमारे स्टोर रूम से, हमारी शॉप से, हमारे डिस्प्ले सेंटर से, जैसे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैंड ओवर हो गई बायर को, या उसके व्हीकल पे हम लोगों ने लोड कर दी, तो उसका रेवेन्यू हम लोग उसी वक्त फौरन रिकॉर्ड करेंगे। पैसों के मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। पैसों का मिलना या ना मिलना ये एक अनदर एक्टिविटी है हमारी, लेकिन हमारा रेवेन्यू फौरन बन जाएगा जब हम लोग अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर देते हैं, या हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। या आप इसको दोनों को एक ही सेंटेंस में आप लोग बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और
प्रोडक्ट्स, कि जैसे ही हम लोग अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर देते हैं या प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देते हैं, हमारा रेवेन्यू फौरन रिकॉर्ड होगा, हम रेवेन्यू अर्न कर लेंगे, उसको डिजर्व कर लेंगे, उसके हकदार बन जाएंगे। ठीक है। कंपनीज रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज अर्नड। अर्न का मतलब होता है उसको कमाना। अर्न और रिसीव्ड, बेटा ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कि कैश या रेवेन्यू अर्न और रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है। रेवेन्यू अर्न कब होता है? जब आप लोग सर्विसेज परफॉर्म कर देते हैं या आप अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देते हैं, तो आप रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं। लेकिन कैश रिसीव या तो अगर फौरन मिल जाता है तो फिर तो ठीक है, कैश मिल गया। अगर फौरन नहीं मिलता तो फिर अकाउंट रिसीवेबल्स आप उसके साथ में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अर्न की जहां तक बात होती है वो यही है कि वो आपका राइट, आप उसको डिजर्व करने लग जाते हैं, आपकी वो कमाई आपकी बन जाती है वो। In a service enterprise, revenue is considered to be earned at the time the service is performed. अगर आप लोग सर्विसेज कंसर्न की बात करते हैं, तो जैसे ही आप सर्विस परफॉर्म कर देंगे, आपका वो रेवेन्यू अर्न हो जाएगा, आप उस रेवेन्यू को डिजर्व कर जाएंगे। ठीक है, आप उसके हकदार बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी मिला नहीं है, अगर मिल गया है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो ठीक है, वो मिलने वाला है, अकाउंट रिसीवेबल उसकी जगह पे रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। ठीक है। और हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो सर्विसेज कंसर्न को ही डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न थी या जो ट्रेडिंग कंसर्न थी, उनको हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया, वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आपके सामने है कि ये एक डायग्राम भी आपको बना के दे दिया गया, कस्टमर रिक्वेस्ट सर्विसेज, कि कस्टमर आपके पास आते हैं, वो आपसे सर्विस डिमांड करते हैं। जैसे ही आपने सर्विस परफॉर्म कर दी, या तो कैश रिसीव हो जाएगा या कैश अभी रिसीव नहीं हुआ, दोनों सूरतों में आपका वो रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जैसे ही आपने सर्विस परफॉर्म की, आप उसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपने पास। ठीक है कि जी ये हमारा रेवेन्यू है, इतने पैसे हमारे अगले बंदे की तरफ बन गए हैं, या इतने पैसे हमने कमा लिए हैं। रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज जब हम लोग कर रहे हैं अक्रूवल बेस्ड सिस्टम में, तो वहां पे एक प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल, या इसे हम लोग कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल इज पार्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बच्चे आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब लेक्चर अपना स्टार्ट किया था बाकायदा, तो लेक्चर के स्टार्ट में मैं आप लोगों को टाइम पीरियड अजम्पशन के बारे में समझा रहा था कि टाइम पीरियड अजम्पशन में जब हम लोगों ने बिजनेस के रिजल्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तो देयर मस्ट बी एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच बिजनेस प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि एक पीरियड का होना जरूरी है, एक टाइम पीरियड का, एक अरसे का होना जरूरी है, एक वक्त के दौरानिए का होना जरूरी है, जिस अरसे के लिए हम लोगों ने बिजनेस के रिजल्ट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? देखें बेटा, जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, इनकम स्टेटमेंट का जो सिंपल जनरल सा फॉर्मेट हमारे पास, फार्मूला हमारे पास क्या है, बिजनेस के टोटल रेवेन्यूज को देख लेते हैं, और उसमें से बिजनेस के जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर हमारा रेवेन्यू ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, तो हमारे बिजनेस में नेट इनकम होती है या नेट प्रॉफिट होता है। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो और रेवेन्यूज कम हो, तो हमें नेट लॉस होता है, नुकसान होता है हमें। ऐसा ही है ना? तो बच्चे, ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने एक खास अरसे के लिए, एक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, अगर आपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस अगर आपने मालूम करना है, अगर आपने बिजनेस के लिए इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है, तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, इनका ताल्लुक उसी अरसे के साथ होना चाहिए जिस अरसे की आप इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। या हम लोग इसको दूसरे लफ्जों में ये कह देते हैं कि हमने अगर एक खास अरसे के रेवेन्यूज को सिलेक्ट किया है, तो एक्सपेंसेस भी उसी अरसे के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यूज सिर्फ जनवरी के हम लोग देख रहे हैं और एक्सपेंसेस उसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक्सपेंसेस सारे ही देख रहे हैं। नहीं, अगर रेवेन्यूज जनवरी के हैं तो एक्सपेंसेस भी जनवरी के ही होंगे।
अगर रेवेन्यूज दिसंबर के हैं तो एक्सपेंसेस भी दिसंबर के ही होंगे। उससे अगले पीरियड के, उससे पिछले पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होंगे उनको हम लोग सिरे से ही निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ दिसंबर की या सिर्फ जनवरी की जो इनकम स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बच्चे आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को आप लोगों ने कंसीडर करना है। जो इररेलेवेंट, जो प्रीवियस या जो कमिंग टाइम पीरियड होगा, उसको आप लोग सिरे से क्या कर देंगे? नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, ये मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता था। ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं। मैच एक्सपेंसेस विद रेवेन्यूज इन द पीरियड व्हेन द कंपनी मेक्स एफर्ट्स टू जनरेट दोज रेवेन्यूज। कहता है कि हमने एक्सपेंसेस को मैच करना है रेवेन्यूज के साथ इन द पीरियड, उसी अरसे में, व्हेन द कंपनी मेक्स एफर्ट्स टू जनरेट दोज रेवेन्यूज, कि जब हम लोगों ने एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज के साथ मैच करना है, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करना है, तो ये देखना है कि एक्सपेंसेस का ताल्लुक उसी अरसे के साथ होना चाहिए जिस अरसे में हम लोगों ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कोशिश की थी, और उसी कोशिश के बदले में जो पेमेंट की थी उसे एक्सपेंस कहते हैं ना। एक्सपेंस की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी, अमाउंट सैक्रिफाइस टू जनरेट रेवेन्यू, कि हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो अमाउंट सैक्रिफाइस करते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्सपेंसेस का। उसके बाद बच्चे, ये जो अभी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं, टाइम पीरियड अजम्पशन या मैचिंग प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैं साथ साथ आपको बता रहा था कि ये जो है ये पार्ट है हमारे गैप्स के, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। तो हमारे पास टाइमिंग इशू में नेक्स्ट टॉपिक भी यही आ गया, गैप रिलेशनशिप इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिकॉग्निशन, कि गैप जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या रिलेशन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने में। टाइम पीरियड असम्पशन हमने कहा था कि उसमें क्या किया जाता है, इकोनॉमिक लाइफ और बिजनेस को हम लोग आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आ जाता है और मैचिंग प्रिंसिपल आ जाता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था, ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई जब जैसे ही आप सर्विसेज को परफॉर्म कर दें, जैसे ही आप सर्विसेज रेंडर कर दें, या जैसे ही आप डिलीवरी कर दें अपनी प्रोडक्ट्स की या अपनी आइटम्स की जिनको आप डील करते हैं, तो आप उसको अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। और मैचिंग प्रिंसिपल भी यही कहता था कि नहीं भाई, जैसे ही जब आपने एक रेलिवेंट पीरियड का अगर आपने रिजल्ट मालूम करना है, तो वो जो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस हैं जिनको एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, जिनको हम लोग डिफरेंशिएट करके, जिनका डिफरेंस लेके हम लोग बिजनेस का रिजल्ट मालूम कर रहे होते हैं, वो एक उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ ताल्लुक होना चाहिए जिस पीरियड के लिए आप लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट को बना रहे हैं। ठीक है, और इन सबको जब मिलाते हैं तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमारे पास आ जाता था। इसने क्या कहा था कि नहीं भाई, ये दोनों चीज़ें हम लोग उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब इनकर्ड होंगी, जिस टाइम पीरियड में ये इनकर्ड हुई हैं उसी वक्त ये रिकॉर्ड होंगी। और ये चारों के चारों जो हमारे कॉन्सेप्ट थे या प्रिंसिपल थे या अजम्पशंस थी, ये सारी की सारी गैप्स के रिलेटेड हैं, और गैप्स को ये जो है वो सेकंड कर रही हैं, गैप्स को फुलफिल कर रही हैं। ठीक है जी, आगे बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा डिस्कशन क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने इसको खुद से इसको पढ़ना है और इसके ऊपर अपनी सोच विचार करनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। मैं अगर आप लोगों पे इसको छोड़ दूंगा तो आप लोग तो इसको नहीं पढ़ेंगे, मैं इसको ज़रा रीड आउट कर देता हूँ। अकाउंटिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, हाउ लॉन्ग विल द फोर्स बी विद अस। ठीक है, फोर्स कब तक हमारे साथ रहेगी। Suppose you are a filmmaker, जॉर्ज लुकस एंड यू। कहता है कि फर्ज करें कि आप एक फिल्म मेकर हैं, जॉर्ज लोकस एंड यू। आपका एक पार्टनर है जॉर्ज लोकस और एक आप हैं, दोनों ने मिलकर स्पेंट $11 million टू प्रोड्यूस 20th सेंचुरीज फॉक्स फिल्म स्टार वार्स। 20वीं सदी में आपने दोनों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप में एक फिल्म प्रोड्यूस की, और उस फिल्म के ऊपर आपने $11 मिलियन जो है वो लगा दिए। ठीक है,
ये अभी हम लोग एक सिनेरियो पढ़ रहे हैं कि फर्ज कर लें कि आप एक फिल्म मेकर हैं और आपके साथ एक आपका पार्टनर है, वो भी फिल्म मेकर है। दोनों ने मिलकर 20वीं सदी में $11 मिलियन की लागत से एक फिल्म प्रोड्यूस की है। उस फिल्म का नाम रखा गया है स्टार वार्स। ओवर व्हाट पीरियड शुड द स्टूडियो एक्सपेंस द कॉस्ट? एक्सपेंस द कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये जो आपने 11 मिलियन रुपया खर्च कर दिया है, इसको आपने आहिस्ता 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 इसको आपने रिकवर करना है। जैसे जैसे उसकी रिकवरी होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, अभी जो आपने 11 मिलियन लगा दिया है फौरी तौर पर, ये आपका क्या बनेगा, एसेट बनेगा। और थोड़ा थोड़ा करके आप लोग एक खास अरसे के दौरान इसको अपनी ये जो कॉस्ट अपना एसेट बनाया था, इसको हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे। इसको जितना जितना रेवेन्यू कमाते जाएंगे, उतने में से इसका पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके जो है वो एक्सपेंस करते जाएंगे। यस, इट शुड एक्सपेंस द कॉस्ट ओवर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द फिल्म। कहता है कि हम लोग इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे उसकी इकोनॉमिक लाइफ के दौरान। अब इकोनॉमिक लाइफ पता नहीं कितनी होती है, बट व्हाट इज इट्स इकोनॉमिक लाइफ? कहता है इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? You must estimate how much revenue you will earn from the box office sales. आप लोग उसको अगर सिनेमाज में सेल करते हैं तो आप उससे पैसे कितने लेते हैं? वीडियो सेल्स अगर आप उसकी सीरीज को सेल करते हैं तब वहां से कितने पैसे कमाते हैं? टेलीविजन चैनल्स को अगर आप फिल्म दिखाने के लिए सेल करते हैं तो वहां से कितने पैसे कमाते हैं? गेम्स या टॉयज में अगर उस फिल्म के करैक्टर्स अगर यूज हो रहे हैं तो उन लोगों से, उन कंपनी से जो लोग अपने टॉयज में या गेम्स में उन करैक्टर्स को यूज कर रही हैं, उनसे कितने पैसे लेने हैं? ठीक है, तो ये सारे पैसे मिलकर ए पीरियड दैट कुड बी लेस देन अ ईयर और मोर देन 20 years, कहता है वो पीरियड आपका 1 साल से कम भी हो सकता है और 20 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। ठीक है, एज इट इज द केस ऑफ स्टार वार्स। कहता है जैसे अगर आप स्टार वार्स की बात कर लें, ओरिजिनली रिलीज्ड इन 1977। पहली दफा ये जो स्टार वार फिल्म थी ये 1977 में रिलीज हुई थी, एंड रिलीज्ड इन 1997, और 1997 में दोबारा से री रिलीज हुई थी ये। Domestic revenues total over 500 millions for Star Wars and continue to grow. और जो उन्होंने अपना डोमेस्टिक रेवेन्यू अपने लोकल जो इंडस्ट्री थी, लोकल मार्केट से जो रेवेन्यू जनरेट कर लिया था उन्होंने, वो 500 मिलियन का था इन 20 सालों में। $11 मिलियन सिर्फ लगाए थे फिल्म के लिए, और $500 मिलियन जो हैं वो उन्होंने अर्न कर लिए थे, कमा लिए थे, रिसीव कर लिए थे। ठीक है, व्हाट अकाउंटिंग प्रिंसिपल डज द एग्जांपल इलस्ट्रेट? कहता है ये जो इलस्ट्रेशन थी ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो है वो इलस्ट्रेट करती है? एंड हाउ विल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बी अफेक्टेड if the expenses are recognized over a period that is less than that used for revenue? कहता है कि अगर हम लोग एक उस पीरियड से कम का अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्सपेंसेस के लिए, या उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करने के लिए, कि हमने 20 साल हो गए हैं पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं जी नहीं, एक्सपेंस सारे के सारा हमने जल्दी अर्ली पीरियड्स में ही उसको कवर करना है, तो क्या होगा? व्हाट इफ एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड दैट लॉन्गर देन दैट यूज्ड फॉर रेवेन्यूज? कि अगर हम लोग पूरे अरसे के लिए उसको अगर कंसिडर करते हैं तो हमारा जो है वो पीरियड क्या होगा, या उसकी एक्सपेंस रिकॉग्निशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, कब ट्रीट करेंगे? तो ये आप लोगों ने अपनी जो अभी मैंने आप लोगों को रेवेन्यू रिकॉग्निशन या एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक उसका टाइम पीरियड अजम्पशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इन 4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है और इस क्वेश्चन को जो है वो आपने सॉल्व करना है। अपनी अपने ये जो आपने अभी लर्न किया है, या अभी आपने इन अजम्पशंस के बारे में, इन प्रिंसिपल्स के बारे में आपने सीखा है, चारों पांचों प्रिंसिपल्स के बारे में, वो सारे के सारे आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं और अपनी फाइंडिंग्स देनी है आप लोगों ने। ठीक है बच्चे? उसके बाद बच्चे हमारे पास लास्ट में हमारे पास एक रिव्यू क्वेश्चन आ जाता है। ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आज के पूरे लेक्चर में, वो क्या था? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग इज फॉल्स। कि जब हम लोग अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कहते हैं ये जो एक इनमें से जो स्टेटमेंट है वो अक्रूवल बेस्ड सिस्टम को फॉलो उसको उसके अगेंस्ट है, उसको फुलफिल नहीं करती।
अब उससे पहले हमें एक्रूवल बेस अकाउंटिंग का बेटा पता होना चाहिए। एक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या होती है? एक्रूवल बेस अकाउंटिंग कहती है कि भाई जैसे ही आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज इनकर्ड होते हैं, आप उनको फौरन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैश पे करने का या कैश रिसीव करने का हम इंतजार नहीं करेंगे। ये एक्रूवल बेस अकाउंटिंग थी। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ये 4 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? इवेंट्स दैट चेंज कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पीरियड इन व्हिच द इवेंट्स अकर। ठीक है, कहता है जी इवेंट्स दैट चेंज कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड्स इन व्हिच द इवेंट्स अकर, के जिस पीरियड में इवेंट अकर होते हैं उसी पीरियड में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। हाँ जी, तो ठीक है, ये एक्रूवल बेस्ड सिस्टम यही कहता है। नंबर 2, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच इट इज अर्न। तो ये भी ठीक है कि रेवेन्यू उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिस पीरियड में उसे अर्न किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इन अक्रूड इज अकॉर्ड विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। के हाँ जी, ये एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग जो है ये अलाइन करती है, ये उसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को के अकॉर्डिंग है, और ये ठीक है। ये तीनों पहली ऑप्शंस जो है वो ठीक थी। हमें ये कहा गया है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो फॉल्स है एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के मुतालिक। डी ऑप्शन आखिरी जो रह गई वो भी पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब कैश मिलेगा तब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। अक्रूवल बेस तो नहीं ये कहता, ये तो कैश बेस सिस्टम कहता था। तो ये बात अक्रूवल के लिए गलत है, तो ये ऑप्शन है जो हमें चूज करनी थी। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड व्हेन कैश इज पेज। ठीक है, तो ये कैश बेस सिस्टम के बारे में है ये स्टेटमेंट, ये अक्रूवल बेस के बारे में नहीं है। तो लिहाजा यही एक स्टेटमेंट थी जो कि अक्रूवल के बारे में गलत थी। ठीक है, और यही हमें रिक्वायर्ड किया गया था कि जो अक्रूवल के बारे में गलत स्टेटमेंट है उसको पॉइंट आउट करें। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। और अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं डिस्कशन के लिए, उसके बाद आपने क्लास पार्टिसिपेशन की तरफ जाना है। वो मैंने प्लान कर दी हुई है, स्केड्यूल कर दी हुई है। अभी थोड़ी देर तक आपको वो गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़